let it bang, bang. हाँ जी स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना था कि इंडिया में महात्मा गांधी की वापसी कब हुई, उन्होंने कैसे सत्याग्रह लॉन्च करने शुरू किए, उन्होंने रॉयल एक्ट के साथ कैसे अपना मतलब कि निबेड़ा करना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारे खिलाफत इशू है उसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, ये इंडिया में कैसे चला, कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कौन से लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया और इसके थोड़े बहुत क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको याद होगा ना कि प्रीवियस वीडियो में महात्मा गांधी ने अपनी एक बुक में लिखा था, हिंद स्वराज बुक में, कि ब्रिटिश लोग इसीलिए इंडियन लोगों के ऊपर रूल करने में सक्सेस है क्योंकि इंडियन लोग खुद कोऑपरेट करते हैं। कौन सी बुक में लिखा था? ये हिंद स्वराज की बुक में उन्होंने लिखा था। तो चलिए अभी हम जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बोला, तो जब वो बुक लिखी ना तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया गया कि अभी हम लोगों को नॉन कोऑपरेट करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके तहत क्या हुआ, लोगों ने गवर्नमेंट को अपने टाइटल वापस करने शुरू कर दिए। सरकार क्या करती थी, जो अच्छे लोग होते थे, जो समझदार लोग होते थे ना, उनको एक टाइटल देके खरीद देती थी कि अब से आप लोगों ने हमारे लिए काम करना है। तो अब वो सभी लोगों ने सरकार को वो टाइटल वापस करने शुरू कर दिए और लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। किस चीज़ का बाइकआउट करना शुरू कर दिया? कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का, गवर्नमेंट स्कूल का, कोर्ट का, पुलिस का। अगर किसी को भी कोई इशू हो रहा है तो वो अपनी गवर्नमेंट, अपने मोहल्ले की मतलब कि गाँव की सरपंच के पास जाएगा, पुलिस में नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, फॉरेन गुड्स का, आर्मी का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, सिविल सर्विसेज का बाइकआउट करना शुरू कर दिया और तो और सिविल इलेक्शन का भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने वाली थी ना, इसमें जो कांग्रेस है ना, उसने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। स्टार्टिंग में उसने सपोर्ट क्यों नहीं किया? इसके पीछे इसका खुद का एक मतलब कि स्वार्थ था छोटा सा। क्या हो रहा था कि नवंबर 1920 में ना काउंसिल इलेक्शन होने थे। ठीक है, लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाई गई थी उसमें जब बाइकआउट किया जाना था तो उसमें सिविल इलेक्शन का भी मतलब कि बाइकआउट करना था। तो कांग्रेस को लग रहा था कि अगर इलेक्शन का ही बाइकआउट हो जाएगा तो हम लोग कैसे सत्ता में आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्रेडिट है ना वो खुद लेना चाहती थी। कांग्रेस को लग रहा था कि अगर वो इलेक्शन में जीत गई तो वो ब्रिटिश पुलिस रूल है या जो भी ब्रिटिश रूल्स है ना उनको वो खुद चेंज करेगी और इससे इसका सारा क्रेडिट कांग्रेस के पास आएगा। ठीक है, और इसके बिना फिर कांग्रेस को ये भी लग रहा था कुछ वैलिड रीज़न के साथ कि ये जो NCM है मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये देश में कुछ हद तक वायलेंस क्रिएट कर सकती है, लड़ाई झगड़े। मतलब कि जब ऑब्वियस सी बात, आप पुलिस की बात को नहीं मानोगे तो पुलिस आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी, इससे माहौल ख़राब होगा। लेकिन एक महीने के बाद ही, ठीक है, दिसंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ पे घोषित किया कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ हैं? नागपुर में। ठीक है, अब क्या हुआ, जनवरी 1920 में, नवंबर में शुरू होना था, दिसंबर में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट मंथ जनवरी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया में शुरू होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बाइकआउट किया गया। बाइकआउट किस चीज़ का किया गया? टीचर स्टूडेंट को बोला, टीचर्स ने, स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स को सेल परचेज करना बंद कर दिया। यहाँ पे लोगों ने बोला कि कोई भी बंदा कोक नहीं पिएगा, अगर कोई कोक पिएगा उसके दुकान से कोई भी बंदा कोई सामान नहीं परचेज करेगा। ठीक है, ना ही कोई दुकानदार कोई ऐसा फॉरेन प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मतलब कि ऐसी पॉलिसी बना दी गई। ठीक है, और जो काउंसिल इलेक्शन थे उसका भी बाइकआउट कर दिया गया, बस लेकिन एक मद्रास को छोड़ के। ठीक है, हर जगह पे इसका बाइकआउट जो है वो कर दिया गया। अब फिर क्या हुआ, लेकिन ये जो बाइकआउट सिस्टम था ना, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, इसके ना कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक भी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। इसके कौन कौन से ड्रॉबैक थे? सबसे पहले तो क्या था, देखिए, जब हम लोगों ने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया तो फॉरेन क्लोथ का भी बाइकआउट हो गया। जब फॉरेन क्लोथ का बाइकआउट हुआ ना तो उसके जगह पे हमें खादी के कपड़े पहनने पड़ रहे थे, लेकिन खादी के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे थे तो लोग ज़्यादा टाइम तक इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। और दूसरी बात, आप लोग कितना टाइम स्कूल जा पाओगे? एग्जाम तो देनी है ना, पढ़ाई लिखाई तो करनी है, 1 महीना 2 महीने ज़्यादा से स्कूल नहीं जाओगी। फिर जो गवर्नमेंट टीचर हैं, अब उन्होंने भी क्या करना था, उनका घर सैलरी नहीं आ रही, अगर वो कॉलेज स्कूल पढ़ाने नहीं जा रही तो थोड़े टाइम बाद इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया और इनकी भी अकल ठिकाने आ गई, इन्होंने भी फॉरेन गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो मतलब कि NC मूवमेंट है कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में, लेकिन विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। इसको क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये जो ना ये मूवमेंट भी वायलेंस क्रिएट करने लग गया था। एग्जाम्पल है गोरखपुर में, वहाँ पे लोगों में इशू क्रिएट हुआ, पुलिस ने मार पिटाई करना शुरू कर दी और कुछ लोगों की हत्या भी होगी।
तो गांधी जी ने तो यही बोला था कि वॉयलेंस तो क्रिएट करना ही नहीं है, किसी हालत में नहीं करना, लेकिन वॉयलेंस क्रिएट हो रहा था। तो इसके बिना फिर गांधी जी ने बोला कि पहले लोगों को ट्रेंड करना होगा, पुलिस आएगी आप लोगों को आजमाएगी, जो आजमाइश करेगी, धक्का करेगी, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम पे हाइपर नहीं होना, बड़े प्यार से इन चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 रीज़न थे इसको बंद करने के, एक तो वायलेंस क्रिएट हो रही थी और दूसरी बात लोग अभी अनट्रेंड थे, इस वजह से मूवमेंट बंद हो गया। लेकिन इसके बिना ना बहुत सारे कांग्रेस लीडर थे, वो क्या चाहते थे, वो थक चुके थे मास स्ट्रगल कर करके। देखिए ये अच्छी बात भी है ना, आप हड़तालें कर रही हो, दूसरे तीसरे दिन दुकानें बंद कर देती हो, देश बंद करवा देते हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप खुद सत्ता में आओ, खुद वो चीज़ करके दिखाओ, है ना। तो ये कांग्रेस के लीडर कुछ ऐसे ही चाहते थे कि हम लोग खुद जाएंगे, हम मास स्ट्रगल कर करके थक चुके हैं, हम लोग को खुद मतलब कि जो है सीन क्रिएट करेंगे, खुद इंप्रूवमेंट करेंगे। इस वजह से वो जो कांग्रेस लीडर हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और पॉलिसीज़ को, पुलिस को, जो भी ब्रिटिश रूल रेगुलेशन गलत है उनको रिफॉर्म करना चाहते थे। तो रिजल्ट क्या हुआ, एक स्वराज पार्टी बनाई गई। स्वराज पार्टी किसने बनाई, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। लेकिन इस पार्टी का जो मतलब की आइडियोलॉजी थी उसके साथ एग्री कौन नहीं करा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग इस पार्टी इनकी आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं करे। तो इसीलिए ये दोनों मतलब कि काफ़ी ग्रेट पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे भी, लेकिन इन लोगों ने स्वराज पार्टी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी हम ये जानेंगे कि ये देखिए, ये पता चल गया कि एनसीए मूवमेंट क्या थी, बाइकाट करना था, 1921 में स्टार्ट हुई थी, 1922 में बंद कर दी गई थी। अब ये जानेंगे कि इसको किसने सपोर्ट किया और क्यों सपोर्ट किया। जो वेरी फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ पीसेंट। पीसेंट हम बोलते हैं जो फार्मर्स टाइप लोग होते हैं, ठीक है। देखिए इनको क्या प्रॉब्लम थी, ये लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या थी, ये लोग ना सरकार को बहुत ज़्यादा हाई रेंट पे करते थे जो इनकी रेंज से बाहर था। दूसरी बात क्या थी कि इनको बहुत ज़्यादा बार जो काम है, काफ़ी सारा काम बिना पेमेंट के करना पड़ता था, ठीक है। और ये उस टाइम पे ना कि बैगर सिस्टम भी चलता था, इनको अमीर लोगों के लिए दूसरे देशों में मतलब कि दूसरे शहरों में, गाँव में जाना पड़ता था भीख वगैरह मांगने करने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि एक्चुअल में ना ये जो प्रॉब्लम थी ये किससे थी, अभी हम ये जानेंगे। देखिए जो पीसेंट्स थे ना उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, किससे, वो ब्रिटिश से तो कम परेशान थे, वो परेशान थे ज़मींदार से। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने ना कि ज़मींदार सिस्टम बनाया था, उसमें अंग्रेज़ों ने क्या बोला था कि पीसेंट को हम लोगों ने परेशान नहीं करना, उन्होंने हम लोगों को ही आपस में लड़ा के रखा हुआ था। तो ज़मींदारों को बोला था कि आप इंडियन लोगों से मतलब कि कुछ पैसे इकट्ठा करके लेके आओ, उसके बदले में सर्टेन अमाउंट हमें देना है, बदले में अब जितना मर्जी रेंट ले लो। तो ज़मींदार बहुत परेशान करते इन लोगों को, बहुत ज़्यादा हाई रेंट अपनी मर्जी से दूसरे से रेंट इंक्रीज़ कर देते थे और ये उनको बोलते कि हमारे घर पे आओ, बिना पेमेंट के वर्क करना पड़ेगा और हमारे लिए भीख मांग के लेके आओ। तो इसी तरह जो पीसेंट लोग थे वो अंग्रेज़ों से कम परेशान थे, लेकिन वो ज़मींदार लोगों से ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। तो इन लोगों की फिर क्या डिमांड थी, ये जो पीसेंट लोग हैं चाहते क्या थे, ये लोग चाहते थे कि सबसे पहले तो कि ये जो सोशल बाइकाट किया जाए, ये जो एप्रेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम है, एप्रेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब ये जो ज़मीन का बंटवारा देश में हुआ पड़ा ना वो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारी ज़मीन तो पीसेंट की जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ये जो ज़मींदार लोग हैं वो खुद मतलब कि अपना कब्जा करके बैठे हैं। दूसरे नंबर पे चाहते हैं कि एवोल्यूशन हो बैगर सिस्टम का, जो इन लोगों को भीख मांगने के लिए भेजा जाता है ये नहीं जाना चाहते, इसको बंद किया जाए। तीसरे नंबर पे ये जो हाई रेंट अपनी मर्जी से दूसरी तीसरे दिन इंक्रीज़ कर देते हैं ना, ये जो हाई रेंट है इस टैक्सेशन सिस्टम को कम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सिस्टम, लैंड सिस्टम को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, और ये लोग बिना पेमेंट के कोई भी सर्विस नहीं देंगे लैंडलॉर्ड को। कौन सी सर्विस ये देते रहते थे, उनके घर में वॉशरमैन का काम करना पड़ता था इन्हें, ठीक है, कपड़े वगैरह धोने पड़ते थे, उनके घर में सफाई करनी पड़ती थी, बार्बर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो ये बोलते कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। तो फिर रिजल्ट क्या हुआ, इन लोगों की ये डिमांड को सुनने के लिए जब इन लोगों ने एनसीए मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया तो इनको सोल्यूशन भी तो मिलना चाहिए। सोल्यूशन क्या मिला, रिजल्ट क्या निकला कि बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू और कुछ खास लोगों ने, ये खास लोग कौन हैं, जो पीसेंट्स के लीडर थे, इन लोगों ने मिलके एक किसान सभा बनाई जिसको बोला गया कि वो लोग इन इश्यूज़ की तरफ देखेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल जो आदिवासी टाइप लोग होते हैं, ठीक है। देखिए अब इन लोगों की क्या प्रॉब्लम थी, 1920 अक्टूबर में ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी एक नई पॉलिसी लेके आई थी। उस पॉलिसी के तहत इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था और वहाँ पे बोला था कि वहाँ पे कोई भी आदिवासी ग्रेजिंग नहीं करेगा, अगर ग्रेजिंग करेगा उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसके एनिमल्स को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। और उन रिजर्व जंगलों में से कोई भी बंदा फ्यूल वुड जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा,
वहाँ से फ्रूट्स नहीं तोड़ने, ठीक है। और उसके बिना ना उन रास्तों पे ना मतलब कि ये जो आदिवासियों से काफ़ी सारा काम करवाया जाता था। और क्या बोला गया था कि उस पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पे काम करवाने के लिए, दिहाड़ी करवाने के लिए यही लोगों को उठाया जाता था, लेकिन इनको बदले में कोई पेमेंट नहीं मिलती थी, मतलब कि फ्री में काम करवाते थे। ब्रिटिश ये बोलते थे कि ये हम लोग आपके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे थे आप हमारा भला मत करो, अगर करना चाहते हो तो पेमेंट भी करो, ठीक है। तो इस वजह से रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला कि उस टाइम पे एक गोरिल्ला वार छिड़ गई, ठीक है। गोरिल्ला वार को किस बंदे ने मतलब कि लीड किया था, एक एलूरी सीताराम राजू था। ये एक हीरो बन के निकल के आया था ट्राइबल सोसाइटी से, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुड़गांव फिल्म में से इन लोगों का झगड़ा हुआ था, ठीक है। गोरिल्ला वार का मतलब क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी डट जाती है दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो एलूरी सीताराम राजू है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये महात्मा गांधी को फॉलो करता था। महात्मा गांधी को फॉलो करने के बाद ये अपने लोगों को मोटिवेट भी करता रहता था कि खादी वगैरह पहनिए, से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल पीना बंद कर दीजिए, ठीक है। और मतलब कि और लेकिन ये थोड़ा सा ना एक बात से अपोज करता था। ये बोलता था कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन हम वायलेंस से मतलब कि वायलेंस क्रिएट करके नहीं लेंगे। तो ये लेकिन बोलना एएस राजू का मानना था कि बिना फिजिकल वॉर के फ्रीडम हमें मिल ही नहीं सकती। अगर हमें कोई बंदा हमारे घर पे आके ज़बरदस्ती राज कर रहा है तो उसको धक्के मार के निकाल देना चाहिए, उसकी मिन्नत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ये जो सीन था ये एएस राजू का था। तो फाइनली हम लोगों ने जान लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किन लोगों ने सपोर्ट किया और क्यों क्यों सपोर्ट किया, ठीक है। बाकी का टॉपिक अभी हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन कौन से 2 मेन फैक्टर थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दी थी। ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।